तो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में राष्ट्रवाद के बारे में। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो कैसे हुआ, तो चलिए हम देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद यहाँ पर पहले आप समझिए राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम होना, उसके बारे में सोचना, अपने देश के हित के लिए सोचना, वही होता है राष्ट्रवाद। जैसे फिलहाल में अभी T20 वर्ल्ड कप चले, अगर वही इंडिया की जगह अगर पाकिस्तान जीतते, पूरा इंडियावासी, कुछ लोग खुश होते लेकिन पूरा इंडियावासी नहीं खुश होते। यही होता है अपना राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र के हित में सोचना राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, भावना ये होता है राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सबसे पहले यूरोप में इसका बीजारोपण किया गया। बीजारोपण यानी कि सबसे पहले यूरोप में भी राष्ट्रवाद का भावना जो पुनर्जागरण काल से ही बीजारोपण यूरोप में राष्ट्रवाद का किया गया था। लेकिन यह फ्रांस में 1789 की क्रांति, 1789 क्रांति यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जिसे कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम फ्रांस में जगी। कहाँ? फ्रांस में। सबसे पहले तो राष्ट्रवाद की बीजारोपण पुनर्जागरण काल से यूरोप में ही था, लेकिन इसका मुख्य पूरी तरह से राष्ट्रवाद की प्रतिभावना फ्रांस में 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूर्ण हुआ, जिसमें नेपोलियन के जो आक्रमण है ये महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें तहस नहस कर दिया था नेपोलियन ने। इसलिए इसका नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान है फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद की भावना में। उसके बाद इटली और जर्मनी ये दोनों का एकीकरण हो गया, इटली और जर्मनी का। उसके बाद वियना में जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना में कुछ लोग एकत्रित हुए, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो बातचीत हुई वियना में सम्मेलन में जो कुछ लोग आए हुए थे, उसमें जो बात हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? उसने क्या बात की? उसने एक ही बात की, नेपोलियन ने जिस अर्थव्यवस्था का नष्ट किया था उसी को पुनः स्थापित करना उसका मुख्य उद्देश्य था। और वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख कर रहे थे। कौन कर रहा था? मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, जो फ्रांस के वियना सम्मेलन में मेजबानी कर रहा था। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन से ही नेपोलियन युग का अंत हुआ। नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग का शुरुआत हो गया। उसके बाद रोम और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वो पोप को सौंप दिया। यानी कि रोम के जितने भी उसके आसपास जितने भी क्षेत्र थे उसने पोप को सौंप दिया। उसके बाद जर्मनी में
जर्मनी में 39 संघ बचे। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो मेटरनिख नेपोलियन युग का जो अंत हुआ उसके बाद 39 संघ बचे जर्मनी में। ये 39 संघ बचा था जिसका अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया इस पे राज कर रहा था। कौन? ऑस्ट्रिया राज किया था। और इसका नियम था कि 39 संघ का जितने भी वो अपने राष्ट्रवाद की भावना से इसको दूर रखे, क्योंकि अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी देश के नागरिक को उसकी राष्ट्रवाद की भावना से अगर जग जाए, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ जाए, तो वो राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए इसको ऑस्ट्रिया ने बोला था 39 संघ को राष्ट्रवाद की भावना से दूर रखे। लेकिन इसका असफल रहा प्रयास। कुछ दिनों बाद इस सब के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी, यूरोप वासियों की राष्ट्रवाद की भावना जगी। इन सब के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगी जिससे पूरे यूरोपीय देश प्रभावित हुए। यही था यूरोपीय राष्ट्रवाद।